दोपहर 2:30 बजे वांगचुक प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वे अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे जब गिरफ्तार किए गए। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील की कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वे भी हिंसा के रास्ते पर ना चलें। मैं पूछ रहा था कि बीजा प्रतिक्रिया हो किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और ट्वीट किया है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेह की हिंसा के बाद अपने संबोधन में वांगचुक ने कहा था कि उनका अनशन शांति से चल रहा था, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन 24 तारीख को अचानक बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह गृह मंत्रालय का कहना है कि गांव चले गए, हिंसा नहीं रोकी, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और वांगचुक गिरफ्तार हो गए। वांगचुक का कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती थी। वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और अपने गांव में ही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लद्दाख और उनके बारे में जानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्सन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी की नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप है और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा था, गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए। बार बार कहते रहे कि इतने साल से वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया गया। अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि
सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा। और 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते। अगर हमारा अनशन सफल होता, अगर हमारा पदयात्रा सफल होता, तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सड़कों पे आए। लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल की थी, जिसे 24 सितंबर की हिंसा के बाद समाप्त कर दिया। इस हिंसा में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया और हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में 4 युवाओं की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। ले एपेक्स बॉडी एलएबी से जुड़े युवा नेताओं को पकड़ा गया है और उनकी तलाशी हो रही है। गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने कहा था, एलएबी के नेता तो लोगों से शांत होने की अपील कर रहे थे, इस कारण वे भी हिंसा की चपेट में आ गए और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरह से सोनम वांगचुक के खिलाफ एंटी नेशनल, विदेशों से फंडिंग लेने और हिंसा को भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे, अफवाहें फैलाई जा रही थीं, उससे अंदेशा हो गया था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या विदेशी फंडिंग के बारे में तभी पता चला जब लेह में हिंसा हुई? 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने 125 लोगों के साथ 1 महीने तक की यात्रा की, लेह से दिल्ली तक की। उस दौरान क्या किसी विदेशी फंड का पता नहीं चला? अक्टूबर 2024 में वांगचुक ने 16 दिनों का अनशन किया, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद तोड़ दिया। क्या उस समय सरकार ने विदेशी फंड की जांच नहीं की? मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। तब क्यों नहीं विदेशी फंड का पता चला और गृह मंत्रालय ने उनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द किया? अचानक से 24 सितंबर के बाद से ही सब कुछ क्यों पता चल रहा है कि विदेशी फंड का हाथ है और सोनम वांगचुक के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलने लग जाता है? मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है, क्या वहां भी विदेशी फंड का हाथ है? अगर है तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई और कितने विदेशी फंड मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बाद ही वहां असम राइफल्स के 2 जवानों को घात लगाकर मार दिया गया। कई जवान घायल भी हुए हैं। क्या उसमें विदेशी फंड का हाथ था? एक तरफ विदेशी फंड का भूत खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठ का सहारा लिया जा रहा है कि कांग्रेस का पार्षद बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को उकसा रहा था। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो बीजेपी के ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर है, उसमें अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह हिस्सा नहीं जिसमें वे कांग्रेस के पार्षद की तस्वीर लहराकर दिखाते हैं। लेकिन आप समाचार एजेंसी ANI के ट्विटर हैंडल और तमाम न्यूज चैनलों पर संबित पात्रा का यह बयान चलता हुआ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें सामने आए हैं। हम संबित पात्रा का वह वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि अब यह हिस्सा हमें बीजेपी के हैंडल पर नहीं मिल रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि घटनास्थल पर इनके चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति की तस्वीर को पहले अमित मालवीय ने वायरल किया और उस तस्वीर को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। अमित मालवीय ने भी यही तस्वीर पोस्ट की थी और कांग्रेस पार्षद सेपक का नाम लिया, लिखा कि यह आदमी लद्दाख में दंगा करवा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी दफ्तर को टारगेट करने वाली भीड़ को यह व्यक्ति उकसा रहा है। तुरंत ही इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक का कहना है लद्दाख में कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकती। ऑड न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई ट्वीट की जांच की है जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और यही तस्वीर टीवी चैनलों पर भी चली है। IT सेल द्वारा वायरल किया गया है कि कांग्रेस पार्षद सेपक हैं। जुबैर का दावा है यह सेपक की तस्वीर नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने अपने हैंडल पर ऐसे तमाम ट्वीट की जांच की है और बताया है कि कैसे निशिकांत दुबे और संबित पात्रा से लेकर अमित मालवीय के ट्वीट में जिस व्यक्ति को देखा जा सकता है वह सेपक नहीं है, उनसे अलग दिखाई देता है। कांग्रेस नेता सेपक ने भी अपना एक बयान जारी किया है और कहा है कि तस्वीर उनकी नहीं। जिन टीवी चैनलों ने उन्हें लेकर झूठी खबर चलाई, क्या सेपक की सफाई को जगह देंगे और उनसे माफी मांगेंगे? कांग्रेस और सेपक दोनों ने कहा है इस मामले में कानूनी सहायता लेंगे। इस देश का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो अब तक के सबसे फेल्ड और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है।
यह असलियत है। असलियत यह है ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है, और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो, इनसे होना हमाना कुछ खास है नहीं। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहे, लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा। लेकिन यह सच है कि देश एक बहुत ही विफल नाकाम गृह मंत्री का खामियाजा जोर से भुगत रहा है। निशिकांत दुबे ने तो सीधे जॉर्ज सोरोस से तार जोड़ दिया। कांग्रेस के पार्षद सेपक और राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर को ट्वीट किया, जॉर्ज सोरोस को सीन में ले आते हैं, सेपक को सोरोस का एजेंट बता देते हैं। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब लद्दाख के लोगों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा और स्वागत किया। सोनम वांगचुक भी स्वागत करने वालों में शामिल थे, लेकिन बाद में उनकी उम्मीदें टूट गईं और सच्चाई सामने आई। कहा जा रहा है कि जब वांगचुक ने स्वागत किया तब तो उनकी तारीफ हुई, और अब विरोध कर रहे हैं तो जॉर्ज सोरोस के एजेंट हो गए हैं। इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप साहब को फोन करना चाहिए, कहना चाहिए जॉर्ज सोरोस को भारत के हवाले कर दिया जाए। ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो सकते हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। सोनम वांगचुक और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री की पुरानी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वे चीन के एजेंट हैं। कहा जा रहा है कि चीन प्रभावशाली लोगों को खरीद रहा है और नेपाल से लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका के सभी प्रदर्शन करवा रहा है। नेपाल में कभी अमेरिका का हाथ बता दिया जाता है तो कभी चीन का, दोनों तो संभव नहीं हो सकता। सरकार बताए कि अगर चीन का हाथ है तो लद्दाख के संगठनों से सरकार क्यों बात कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जाता है कि चीनी सैनिक भारत के चुशुल इलाके में घुसकर लद्दाख के चरवाहों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लद्दाख के चरवाहे उनका विरोध कर रहे हैं। आज तक सरकार ने इस पर सफाई नहीं दी कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा है या नहीं। सोनम वांगचुक कई बार चीन के कब्जे के खिलाफ बोल चुके हैं। जब वे सब बातें करते हैं तब लोग तालियां बजाते हैं। अब कहा जा रहा है सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। एक ही पैटर्न है, किसान आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी एंगल खोज लाया जाता है। उत्तराखंड में नौजवान प्रदर्शन करते हैं तो नकल जिहाद की बात होने लग जाती है। तो राजस्थान के झालावाड़ में लोगों ने मशाले लेकर जो प्रदर्शन किया उसमें किनका हाथ हो सकता है। गुजरात के कच्छ में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके पीछे कौन हो सकता है? क्या जॉर्ज सोरोस हो सकता है? इसलिए लगता है कि वांगचुक को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके साथ साथ उनकी बनाई संस्थाएं समाप्त कर दी जाएं।